हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम देख रहे थे रीट की बायोलॉजी, जिसके 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। सजीव, निर्जीव, पौधे और उनके बाग और भोजन के स्रोत। ये टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके थे और साथ ही एक लेक्चर हम वो भी कर चुके हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, एमसीक्यूज क्वेश्चन थे जो रीट की बायोलॉजी से रिलेटेड है। आज का जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है जंतु प्रजनन एवं किशोर अवस्था। जंतु प्रजनन एवं किशोर अवस्था या एनिमल रिप्रोडक्शन एंड एडोलेसेंस। ये जो टॉपिक सिलेबस में दे रखा है, इसके अंदर जो सब टॉपिक दे रखे हैं, जैसे लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और किशोर अवस्था, यौनावस्था, हार्मोन का क्या रोल है रिप्रोडक्शन में, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, जनन स्वास्थ्य क्या है, ये चारों टॉपिक हम इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं हम जंतु प्रजनन एवं किशोर अवस्था। सबसे पहले समझते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन क्या होता है। जनन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स से उसकी संतति बनती है। पेरेंट्स इस जनन के द्वारा ही अपना ऑफ स्प्रिंग या यंग वन प्रोड्यूस करते हैं। तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स के द्वारा ऑफ स्प्रिंग या यंग वन प्रोड्यूस किए जाते हैं। जंतु के द्वारा अपने ही समान संतति पैदा की जाती है। ह्यूमंस का जो चाइल्ड है वो ह्यूमन ही रहेगा, गधा नहीं हो सकता। तो जंतु के द्वारा अपने ही समान संतति उत्पन्न करना बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको हम जनन बोलते हैं। अब इसके 2 मोड्स हैं, ये 2 टाइप से हो सकता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, इसके 3 पॉइंट्स हैं मेन, कि जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। इसमें जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए जाते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, मतलब उनका जीनीय संरचना समान होती है। एक सिंगल पेरेंट्स के द्वारा ही ऑफ स्प्रिंग बन जाते हैं। ऑफ स्प्रिंग मतलब चाइल्ड बेबी, जो भी उसका संतति रहेगी उससे रिलेटेड ऑफ स्प्रिंग बोल सकते हैं या यंग वन बोल सकते हैं। तो एक सिंगल पेरेंट्स के द्वारा ही ऑफ स्प्रिंग बना ली जाती है। यहाँ पर 2 पेरेंट्स का रोल नहीं होता है, एक सिंगल पेरेंट ही अपना संतति बना लेता है। दूसरी अगर हम बात करें तो ऑफ स्प्रिंग एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होते हैं। ऑफ स्प्रिंग एक दूसरे का आइडेंटिकल नहीं, पर पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। किसमें? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोड्यूस किए गए ऑर्गेनिज्म हैं वो, उनकी बात हो गई। अगर हम देखें लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर, तो इसमें क्या होता है कि 2 इंडिविजुअल का जेनेटिक जो मटेरियल है वो आपस में मिक्सिंग होती है और एक नए जेनेटिक मटेरियल का ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। जैसे कि ह्यूमन, इसमें पेरेंट्स जो होते हैं मदर एंड फादर, मेल एंड फीमेल, दोनों के अपने अपने गैमेट्स रिलीज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो है उनका जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग हो जाती है। मतलब पेरेंट का मदर का जेनेटिक मटेरियल अलग, फादर का जेनेटिक मटेरियल अलग, दोनों के जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग के थ्रू एक नए जेनेटिक मटेरियल का इंडिविजुअल प्रोड्यूस किया जाता है। किसमें? अलैंगिक जनन में। तो ये इसके डेफिनेशन हो सकती है या हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। अगर हम देखें फर्स्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किन किन टाइप से, किन किन तरीकों से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, तो है फ्यूजन, विखंडन, बॉडी के विखंडन द्वारा, बडिंग, बॉडी में बड बन जाए, एक आउटग्रोथ निकल जाए, या फ्रेगमेंटेशन, बॉडी के टुकड़े कर दिए जाए जिससे कि हर एक टुकड़े से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, और पार्थेनोजेनेसिस। तो ये चारों चीजें हम देखने वाले हैं। फर्स्ट देखिए फ्यूजन, विखंडन, बॉडी का विखंडन। तो कुछ ग्रोथ के बाद एनिमल्स कुछ ग्रोथ करता है, थोड़ा साइज में इंक्रीज हो जाता है, ग्रोथ करता है और 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है। कुछ ग्रोथ के बाद इंडिविजुअल 2 सेपरेट ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है। एग्जांपल की अगर हम बात करें इसमें तो इकाइनोडर्म से, सी एनिमोन से एंड कोरल से। बडिंग, बडिंग में क्या होता है, आउटग्रोथ निकलती है, आउटग्रोथ अपनी पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है, नई सरफेस पे लग जाती है और उसमें नया इंडिविजुअल बन जाता है। हाइड्रा की अगर हम बात करें, माना कि हाइड्रा है, हाइड्रा की अगर हम बात करें तो टेंटाकल्स है उसके, इसमें यहाँ पर एक स्मॉल आउटग्रोथ निकलती है। ये आउटग्रोथ आगे जाके नई सरफेस पे लग जाती है, इस पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है, नई सरफेस पे लग जाती है और यहाँ पर एक नया हाइड्रा बना लेती है। तो ये बडिंग का प्रोसेस है जिसमें बडिंग के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें बडिंग के द्वारा जो है एनिमल्स बनते हैं। अगर फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो एनिमल्स को अगर टुकड़ों में बांट दिया जाए तो हर एक टुकड़े से एक कैपेबल टुकड़ा होना चाहिए, ऐसे टुकड़ों में बांट दिया जाए कि वो जनन कर सके, तो उसके हर एक टुकड़े से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। कैसे बनता है फ्रेगमेंटेशन? एनिमल के जनन योग्य टुकड़े करने पर हर एक टुकड़े से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो पोरीफेरा है जिसमें अपन स्पंज ले सकते हैं, साइकोन, वही स्पंज जो अभी बडिंग में भी था। स्पंज की अगर बॉडी देखें, ये ऐसे बॉडी है, माना कि स्पंज है, इसके यहां से एक टुकड़ा कर दिया, यहां से एक टुकड़ा कर दिया जाए तो हर एक टुकड़े से एक नया स्पंज बन जाएगा, हर एक टुकड़े से एक नया स्पंज बन जाएगा।
तो कैपेबल टुकड़े करने पर स्पंज बन जाता है। तो इसको क्या बोल रहे हैं, जब टुकड़े होते हैं बॉडी में फ्रेगमेंटेशन होता है, नया इंडिविजुअल बन जाता है, तो इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। इसके एग्जांपल है पोरीफेरा, प्लेन एरिया। प्लेन एरिया की अगर हम बात करें, प्लेन एरिया की अगर हम बात करें, अगर इसके टुकड़े कर दिए जाए तो हर एक टुकड़े से एक नया प्लेन एरिया बन जाता है। तो ये क्या है, फ्रेगमेंटेशन। तो ये फ्रेगमेंटेशन हो गया। इसके एग्जांपल की हमने बात कर ली, सी स्टार है, एनिलिड्स कुछ वर्म्स हैं उसमें भी पाया जाता है, पोरीफेरा है, प्लेनेरिया इनमें पाया जाता है। बात करें अगर पार्थेनोजेनेसिस की, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, जब किसी एक का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए बिना फर्टिलाइजेशन के। बिना फर्टिलाइजेशन से ही, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब दो सेक्स गैमेट होते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन इसमें एक सिंगल गैमेट एक के द्वारा ही जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होता, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता और वो आगे डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। तो जब किसी एक का विकास एक एम्ब्रियो में हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं हुए, तो इसको क्या बोलेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। और इसके एग्जाम्पल कौन है, स्टिक इंसेक्ट है, बी है, सम आंट्स, वास्प, एफिड्स है, रोटिफर्स हैं, वाटरफ्लिया है, ये हैं। बी की अगर हम बात करें, हनी बी की बात चल रही है यहाँ पर। हनी बी की अगर हम बात करें तो इसमें जो मेल ड्रोन बनते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं, मतलब उनमें क्रोमोसोम संख्या आदि होती है, हेप्लॉइड होते हैं और बनते कैसे हैं, वो पार्थेनोजेनेसिस से, मतलब उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता। एक बात करते हैं हनी बी में ही वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स जो होते हैं फीमेल्स होते हैं और वो भी पार्थेनोजेनेसिस से बनते हैं। और अगर इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाए तो उसको पार्थेनोजेनेसिस नहीं कहेंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इसमें बनेगी क्वीन। जो हनी बी में डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, छत्ते में एक रानी होती है, तो रानी तो बनती है फर्टिलाइजेशन के थ्रू, लेकिन जो वर्कर्स और ड्रोन होते हैं वो पार्थेनोजेनेसिस से बनते हैं। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हुए। तो ये टॉपिक जो सब टॉपिक था लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के टाइप्स हमने पढ़ लिए। लैंगिक जनन अगर पढ़ना हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ पर प्लेलिस्ट है एक एनसीईआरटी बायोलॉजी 12th क्लास, उसमें आप लैंगिक जनन देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ डेफिनेशंस जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। फर्स्ट है क्लोन। क्लोन किसे कहते हैं, जो एक सिंगल पेरेंट से असेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो और जेनेटिकली आइडेंटिकल हो, तो इसको बोलेंगे क्लोन। सेकंड डेफिनेशन है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन, दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो, तो इसको बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट। सेम इसका उल्टा बोलेंगे डायशियस। डायशियस क्या होते हैं, जब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों सेपरेट इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो, तो इसको बोलेंगे हम डायशियस। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री मीन्स ऑर्गेनिज्म लाइफ की शुरुआत में तो मेल होता है, लेकिन बाद में जैसे ही आगे ग्रोथ करता है वह फीमेल में चेंज हो जाता है। ठीक, इसका उल्टा है प्रोटोगिनी। प्रोटोगिनी क्या होता है, ऑर्गेनिज्म लाइफ के स्टार्टिंग में तो फीमेल होता है, लेकिन बाद में वह मेल में चेंज हो जाता है। अगला है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, खोए हुए भाग को दोबारा पाना। खोया हुआ भाग क्या हो सकता है, टिश्यू हो सकते हैं, ऑर्गन्स हो सकते हैं, अलग अलग एनिमल्स में वेरी करता है, तो ये दोबारा पा लेना। जैसे कि हम एग्जांपल लें स्टारफिश का। स्टारफिश अपनी आर्म को रिमूव कर देती हैं, अगर कोई एनिमल उसकी आर्म को, कोई प्रेडेटर उसके आर्म को पकड़ लेता है तो अपनी आर्म को वहीं छोड़ के निकल लेती हैं और दोबारा एक नई आर्म बना लेती हैं, तो इसको बोलेंगे रीजनरेशन। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें लिजार्ड, चिपकली की, आपने घरों में चिपकली देखा होगा, जब उसकी टेल जो है टूट जाती है तो न्यू टेल आ जाती है वहाँ पर, तो इसको बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन ह्यूमन के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन बहुत कम लेवल पर, टिश्यू लेवल पर या सेलुलर लेवल पर। जैसे आपको चोट लगती है तो आपकी चोट वाला निशान कुछ दिन में बढ़ जाता है, तो ये रीजनरेशन है। अगर लीवर की बात करें, लीवर का अगर थोड़ा सा टुकड़ापन वहाँ से हटा दें तो वह जो गड्ढा वहाँ पे बनता है वह टिश्यू वहाँ पे भर लेते हैं, लीवर वापस कंप्लीट बन जाता है, तो इसको रीजनरेशन बोलते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी है जो पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट सब टॉपिक ले रहे हैं किशोरावस्था एवं यौनावस्था। किशोरावस्था और यौनावस्था क्या होती है। किशोरावस्था की हम बात करें अगर, तो ट्रांजिशनल फेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, जो बचपन और वयस्क अवस्था, इसके बीच का जो ट्रांजिशनल फेज है, इसके बीच की जो उम्र है वो कहलाती है किशोरावस्था या एडोलेसेंस। मतलब 11 वर्ष से लेकर 18 या 19 वर्ष के बीच में जो भी मैच्योरिटी आती है, जो भी चेंजेस आते हैं, ये वाली जो ट्रांजिशनल फेज है ये कहलाती है किशोर अवस्था। और यौनावस्था या प्यूबर्टी की अगर हम बात करें तो द टाइम इन लाइफ व्हेन ए पर्सन बिकम सेक्सुअली मैच्योर,
यह यूजुअली 10 से 14 साल की उम्र होती है। 10 साल से 14 साल के बीच की जो उम्र है ये गर्ल्स के अंदर होती है। और जो 12 से लेकर 16 तक जो उम्र होती है, 12 साल से लेकर 16 साल के बीच के जो टाइम है ये कहलाता है बॉयज़ के अंदर का, जो कि प्यूबर्टी लाता है। प्यूबर्टी से मतलब क्या है? अगर हम बात करें फीमेल की तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है जिसको हम प्यूबर्टी बोल रहे हैं। और अगर हम बात करें बॉयज़ की तो इसमें टेस्टिस का डेवलपमेंट हो जाता है, फर्स्ट इरेक्शन देखा जा सकता है पेनिस के अंदर। और जो है ये दोनों कैरेक्टर जो है किसको रेफर करते हैं? प्यूबर्टी को। तो प्यूबर्टी आ जाती है। तो बात हो गई यहाँ पे डेफिनेशन की, एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, किशोरावस्था यौनावस्था। अब किशोरावस्था और यौनावस्था इनके बाद जो ये जो फेज चलती हैं, ये जो टाइम है, इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या क्या परिवर्तन आते हैं, जिनको हम बोल रहे हैं शारीरिक परिवर्तन, शरीर के अंदर होने वाले परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन। अब क्या क्या परिवर्तन देखे जा सकते हैं? तो ये परिवर्तन तो हो गए बॉयज़ के। बॉयज़ में क्या परिवर्तन आते हैं? ये परिवर्तन हो गए गर्ल्स के, कि गर्ल्स में क्या परिवर्तन आते हैं। अगर बॉयज़ में परिवर्तन की बात करें, क्या क्या परिवर्तन आते हैं किस टाइम? इस किशोरावस्था यौनावस्था के टाइम क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो चेस्ट और शोल्डर चौड़े हो जाते हैं, चेस्ट और शोल्डर थोड़े से ब्रॉड हो जाते हैं, वॉइस थोड़ी बारी हो जाती है, और वॉइस बॉक्स जो है वो बाहर आ जाता है। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा टिप नज़र आता है थ्रोट के यहाँ पर, तो वॉइस बॉक्स थोड़ा सा बाहर आता है, जो लाइन आ रही है थोड़ी सी बाहर आके ऐसे नीचे आ जाती है, थोड़ा सा वॉइस बॉक्स बाहर आ जाता है, तो आवाज़ भी बारी हो जाती है, वॉइस बॉक्स बाहर आ जाता है। डेवलपमेंट ऑफ जेनाइटल ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जाता है। फर्स्ट इरेक्शन देखा जा सकता है पेनिस के अंदर, फर्स्ट इरेक्शन इन पेनिस के अंदर फर्स्ट इरेक्शन देखा जा सकता है। सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सीबेशियस ग्लैंड, जो पसीना ग्रंथियां और ऑयल ग्रंथियां हैं इनके अंदर सिक्रेशन अच्छा खासा स्टार्ट हो जाता है। अपीयरेंस ऑफ हेयर्स, हेयर्स के अपीयरेंस हो जाती हैं, दाढ़ी मूंछ का आना, अंडर आर्म्स के नीचे हेयर्स ग्रो कर जाते हैं, प्यूबिक एरिया में हेयर ग्रो कर जाते हैं, तो हेयर्स आ जाते हैं। लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, सोचने समझने की क्षमता अच्छी सी बढ़ जाती है। इमोशंस जो है वो इसमें डेवलप हो जाते हैं, किसके अंदर? बॉयज़ के अंदर। और मेंटल और इंटेलिजेंस इंक्रीज हो जाती है। तो ये चेंजेस बॉयज़ के अंदर देखे जा सकते हैं। अगर चेंजेस की बात करें गर्ल्स के अंदर, शारीरिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन देखा जा सकता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन का मतलब है कि यहाँ पर ओवम रिलीज होना शुरू हो जाता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। किसमें? प्यूबर्टी आ जाती है। यही प्यूबर्टी का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। और ये किस फेज के अंदर हो रहा है? एडोलेसेंस, किशोरावस्था के अंदर, मतलब उम्र 11 से 18 के बीच का ये सब परिवर्तन देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो हिप्स का चौड़ा होना, हिप वाला रीजन थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है कंपैरिजन टू मेल, बॉयज़ की तुलना में। हाई पिचेस वॉइस, हाई पिचेस वॉइस रहती है, तीखी आवाज़ रहती है एकदम। मेंटल और इंटेलिजेंस और इमोशनल, थोड़ा मेंटली डेवलप हो जाते हैं। इमोशंस की जो है वो सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। इमोशनल बिहेवियर थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। और लर्निंग कैपेसिटी भी अधिक हो जाती हैं, जो सोचने समझने की क्षमता होती है, लर्निंग कैपेसिटी, सीखने की जो क्षमता होती है वो भी इंक्रीज हो जाती हैं। तो ये चेंजेस देखे जा सकते हैं किसमें? किशोरावस्था या यौनावस्था के टाइम। और किशोरावस्था की बात हो गई अपनी 11 से 18 वर्ष के बीच की जो समय है उस किशोरावस्था। और प्यूबर्टी की अगर बात करें यौनावस्था की, तो जो सेक्सुअली मेच्योरिटी आती है टेस्टिडियन ओवरी के अंदर, जैसे कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, मेल के अंदर टेस्टी डेवलपमेंट हो जाते हैं, वो सेक्सुअली मेच्योर हो जाते हैं, वो संतति पैदा करने के योग्य बन जाते हैं, तो इसको बोलते हैं प्यूबर्टी। तो ये सब टॉपिक भी कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक, जनन में हार्मोन की भूमिका। जनन में हार्मोन्स अपनी क्या रोल अदा करते हैं? तो ये है हाइपोथैलेमस। ये फ्लो चार्ट से हम समझ रहे हैं कि हार्मोन्स क्या क्या कहाँ से सीक्रेट होते हैं और क्या क्या वर्क कर रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक भाग है जो कि रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एक हार्मोन रिलीज करता है GnRH, जिसकी फुल फॉर्म है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब गोनेडोट्रोप से हार्मोन का रिलीज करवाता है ये वाला हार्मोन। कौन? GnRH। तो GnRH रिलीज होकर एंटीरियर पिट्यूटरी में आता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये वर्क करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी पर गोनेडोट्रोप सेल्स पर वर्क करता है, जिनसे ये दो टाइप के हार्मोन रिलीज करवाता है।
जिन हार्मोन को कलेक्टिवली बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन। दोनों हार्मोन को गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन बोलते हैं। कौन है वो दो हार्मोन? एलएच और एफएसएच। एलएच की फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच की फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन ये रिलीज करता है कौन? गोनेडोट्रोपिन। तो गोनेडोट्रोपिन ये दोनों हार्मोन है, ये कहां से रिलीज होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो जब ये दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं, इनको कलेक्टिवली साथ में मिला के हम क्या बोल रहे हैं? गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन। जब एलएच रिलीज होता है तो ये लीडिंग सेल्स पर वर्क करता है। लीडिंग सेल्स कहां पर पाई जाती हैं? टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर इंटरस्टिशियल स्पेस में लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं, जिस पर वर्क करता है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये लीडिंग सेल्स इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव के कारण टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करती हैं। यह टेस्टोस्टेरोन मेल में क्या क्या चेंजेस लाता है, क्या क्या वर्क करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल, स्पर्मेटोजेनेसिस को यह उद्दीपन देता है, स्टार्ट करवाता है। कहां पर? टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर भी कहां पर? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर उनकी ल्यूमेन में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट करवाता है कौन? टेस्टोस्टेरोन। मसल्स के ग्रोथ को भी अच्छा खासा रखता है, स्टार्ट करवाता है, मसल्स की ग्रोथ को इंक्रीज करवाता है कौन? टेस्टोस्टेरोन। मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी यह टेस्टोस्टेरोन ही लाता है, जैसे डायरी, मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, ये भी टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव के कारण। प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर भी यही लाता है, टेस्टिस का विकास होना, स्पर्म का बढ़ना, ये सारे कार्य भी टेस्टोस्टेरोन कर रहा है। टेस्टोस्टेरोन ब्रेन पर भी इफेक्ट डालता है, बिहेवियर चेंज लाता है, सोचने समझने की क्षमता इंक्रीज हो जाती है, इमोशंस बढ़ जाते हैं, तो ये सब टेस्टोस्टेरोन करता है। दूसरी बात करें गोनेडोट्रोपिन एफएसएच। गोनेडोट्रोपिन एलएच की हमने बात कर ली है। गोनेडोट्रोपिन एफएसएच, एफएसएच किस पे वर्क करता है? सर्टोली सेल्स पे। सर्टोली सेल्स कहां पाई जाती है? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहां पाई जाती है? टेस्टिस के अंदर। तो ये टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उनके अंदर प्रेजेंट सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स पे वर्क करता है और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करवाता है, एक हार्मोन जिसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। यह एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन नाम से पता चल रहा है कुछ कुछ चीज बाइंड करेगा, तो यह टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करता है। कहां पर? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन को बाइंड कर लेता है, मतलब टेस्टोस्टेरोन को बाइंड कर करके उसकी वहां पर जो है मात्रा बढ़ा देता है, जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस की रेट बढ़ जाती है। तो एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, स्पर्मेटोजेनेसिस की रेट बढ़ाता है और सम फैक्टर रिलीज करता है। जो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको रिलीज करता है, वो फैक्टर स्पर्मेटिड से स्पर्म बनवाते हैं, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस की लास्ट जो स्टेप है स्पर्मियोजेनेसिस, उसको इंक्रीज करता है। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है? स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है। अगर इन सारी चीजें को डिटेल में समझना है अच्छे से कि कौन स्ट्रक्चर कैसी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी की जो प्लेलिस्ट चल रही है उसमें यह देख सकते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर स्टार्ट है वहां पे, उसमें आप ये डिटेल में समझ सकते हैं। लेकिन रीड के हिसाब से ये इतना काफी है हार्मोन को समझना। अब दूसरा सम फैक्टर हो गया, इनहिबिन भी यह रिलीज करवाता है। यह इनहिबिन इनहिबिट करता है, मतलब सप्रेस कर देता है, रोक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन की रिलीजिंग को। तो फ्लो चार्ट से हम हार्मोन को समझ रहे हैं मेल के अंदर, कि मेल के अंदर जो हार्मोन है वो जनन में क्या भूमिका अदा करते हैं। तो हार्मोन ये फर्स्ट लाइन में सोर्स, कहां से वो सीक्रेट होते हैं और उनके फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट हार्मोन देखें अपन, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि कहां से रिलीज हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्या वर्क करता है? इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को ये इंक्रीज करता है एवं सांद्रता, उसकी रेट को बढ़ा देता है। कौन? एफएसएच। जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसकी फुल फॉर्म में कहां से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है। क्या वर्क करता है? कंट्रोल पिट्यूटरी सिक्रेशन, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है उसको कंट्रोल करता है। कौन? हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला जीएनआरएच, इसका नाम भी उसी बेसिस पे जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। अगला है इनहिबिन। इनहिबिन जो है वो कहां से रिलीज हो रहा है? सर्टोली सेल्स इन टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट सर्टोली सेल्स से इनहिबिन रिलीज होता है। क्या वर्क करता है? एफएसएच को इनहिबिन करता है, एफएसएच के सिक्रेशन को कम करता है। नेक्स्ट है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, कहां से रिलीज हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्या वर्क करता है? स्टिमुलेट टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन, टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन के स्टिमुलेट करता है, मतलब टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होए उसके लिए जिम्मेदार कौन है? एलएच। नेक्स्ट हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। क्या कहां से रिलीज होता है? लीडिंग सेल्स इन टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर
जो प्रेजेंट सेल इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो प्रेजेंट है सेल वो लीडिंग सेल से, और लीडिंग सेल से सीक्रेट होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, क्या वर्क करता है? स्पर्म प्रोडक्शन। अभी टेस्टोस्टेरोन के वर्क देखे थे हमने 4-5 मसल्स की ग्रोथ में, स्पर्म प्रोडक्शन में। एलएच सिक्रेशन को इनहिबिन करता है, जो एलएच का सिक्रेशन ज्यादा नहीं हो जाए उसको सप्रेस करता है, उसको कंट्रोल में रखता है कौन? ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो एलएच सिक्रेशन को इनहिबिन करता है। डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, उनके डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार कौन है? टेस्टोस्टेरोन। तो ये इनके फंक्शन है। ये तो सारे हार्मोन कहां से वह रिलीज होते हैं, वो स्ट्रक्चर और क्या क्या वो फंक्शन करते हैं, किसके अंदर? मेल के अंदर। अब देख रहे हैं जनन में हार्मोन की भूमिका इन फीमेल। फीमेल के अंदर जो है जनन में हार्मोन किस प्रकार अपनी भूमिका देते हैं वो हम देख रहे हैं। ये वाले सारे हार्मोन है, ये सोर्स से कहां से वो रिलीज होते हैं और क्या वो फंक्शन करते हैं। तो फर्स्ट है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन है जो सीक्रेट होता है ओवेरियन फॉलिकल से और कार्पस ल्यूटियम से, और क्या वर्क करता है, क्या फंक्शन है इस एस्ट्रोजन के? स्टिमुलेट थिकनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल, जो यूटेरस की वॉल है उसकी थिकनेस उसे मोटा बनाने में हेल्पफुल है। मैच्योरेशन ऑफ oocyte, oocyte के मैच्योरेशन में ये मदद करता है। फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर भी यही लाता है। और इनहिबिन एफएसएच, एफएसएच को इनहिबिन करता है, उसको सप्रेस करता है, उसके प्रभाव को कम करता है कौन? एस्ट्रोजन। और इंक्रीज एलएच, जबकि एलएच को इंक्रीज करता है। तो एफएसएच को तो डिक्रीज करता है, एलएच को इंक्रीज करता है। ये इसके वर्क है। नेक्स्ट हार्मोन है एफएसएच, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। एफएसएच पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। इसका सोर्स है, क्या वर्क करता है? एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन का वर्क करता है फीमेल के अंदर, और गैमेट फॉर्मेशन को यह स्टिमुलेट करता है ताकि गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट होए, और स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ यूटेराइन वॉल आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल निकलती है तो उसमें यूटेराइन वॉल टूट के बाहर निकल जाती है ब्लीडिंग में, लेकिन दोबारा उस वॉल को बनाने के लिए एफएसएच जिम्मेदार होता है। और नेक्स्ट हार्मोन है जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मेल के अंदर और फीमेल के अंदर इन हार्मोन की फुल फॉर्म सेम रहेगी। एफएसएच की फुल फॉर्म मेल के अंदर भी सेम है, फीमेल के अंदर भी सेम है। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है, वर्क कर रहा है, पिट्यूटरी सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। मेल के अंदर भी यही वर्क था इसका। HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HCG इसकी फुल फॉर्म में कहां से रिलीज होता है? एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और प्लेसेंटा से। और क्या वर्क करता है? स्टिमुलेट कॉर्पस ल्यूटियम टू सीक्रेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है कि भाई तुम क्या बनाओ? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाओ। ठीक है, तो ये इसका वर्क है किसका? HCG का, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो है इसी की वजह से पता चलता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। ठीक है, तो ये हार्मोन भ्रूण की स्थिति बताता है कि उसके यूटेराइन में भ्रूण, उसके यूटेरस में भ्रूण जो बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि जो प्लेसेंटा जो है वह भ्रूण के द्वारा बनती है। भ्रूण और मदर के बीच कॉन्टेक्ट जो है प्लेसेंटा स्थापित करती हैं। तो इस हार्मोन की मदद से पता चलता है प्रेगनेंसी का। इनहिबिन, यह ओवरीज से रिलीज हो रहा है और इनहिबिट सिक्रेशन और एफएसएच के सिक्रेशन को इनहिबिन कर देता है। नेक्स्ट है एलएच, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है और क्या वर्क करता है? स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ oocyte एंड फॉलिकल के और oocyte के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट ओव्यूलेशन, फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन, एग का बनना, मतलब एग का निर्माण होना, एग का जनरेट होना, इसको ये स्टिमुलेट करता है और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को यह बढ़ाता है। ठीक है, और भी हार्मोन है जो मैं टेबल में ऐड कर रहा हूं। नेक्स्ट हार्मोन हम टेबल में ऐड करते हैं। अगला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कहां से रिलीज हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्या वर्क करता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। जब बेबी की डिलीवरी होती है तब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेरस की जो वॉल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है ताकि बेबी इजीली डिलीवर हो सके। ठीक है, प्रोलैक्टिन नेक्स्ट हार्मोन कहां से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्या वर्क करता है? मिल्क सिक्रेशन को प्रमोट करता है आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी। जब बेबी की बर्थ हो जाती है, जब बेबी जन्म ले लेता है, तो मिल्क सिक्रेशन को यह स्टिमुलेट करता है, उसको प्रमोट करता है ताकि मिल्क सिक्रेट होए और बेबी उसको फीड कर पाए। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन नेक्स्ट हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन कहां से रिलीज होता है? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से यह रिलीज होता है और क्या वर्क करता है? स्टिमुलेट थिकनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल। यूटेराइन वॉल की थिकनिंग, उसके मोटेपन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन है रिलैक्सिन। कहां से सीक्रेट होता है? प्लेसेंटा एंड ओवरीज, जो अपरा है वहां से ये सीक्रेट होता है और ओवरीज से सीक्रेट होता है। कौन? रिलैक्सिन। क्या वर्क करता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्यूबिक
सिम्फोसिस, जो प्यूबिक सिम्फोसिस रीजन होता है वेजाइना के वहां पे, वहां की जो है फ्लेक्सिबिलिटी को यह इंक्रीज कर देता है। कब? जब प्रेगनेंसी हो, जिससे कि वहां पर जगह बन जाए, एक्सपांड हो जाए थोड़ा सा एरिया। ठीक है, अगला वर्क करता है डायलेट यूटेराइन सर्विक्स ड्यूरिंग डिलीवरी। जब बेबी की डिलीवरी होती है तो यूटेराइन का जो थर्ड पार्ट है, कौन सा? सर्विक्स, उसको डायलेट कर देता है, उसको रिलैक्स कर देता है, उसको थोड़ा चौड़ा कर देता है कि बेबी इजीली वहां से मूव करता हुआ बाहर आ जाए। ठीक है, तो ये वर्क थे फीमेल्स के अंदर इन सभी हॉर्मोन्स के। तो हमने यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं सारे। लैंगिक अलैंगिक जनन पढ़ लिया हमने, जनन के मोड्स पढ़ लिए, अलैंगिक जनन कितने टाइप का होता है वो पढ़ लिया। अगर लैंगिक जनन, सेक्सुअल जनन जो अगर आपको पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर 12th का जो चैप्टर स्टार्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें आप उसको पढ़ सकते हैं डिटेल्स में। उसके बाद हमने यौनावस्था पढ़ ली है, किशोरावस्था यौनावस्था पढ़ ली है, मतलब एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी जो हमने पढ़ ली है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? जनन में हार्मोन की भूमिका, मेल्स के अंदर हार्मोन की क्या भूमिका है, फीमेल्स के अंदर हार्मोन्स की क्या भूमिका है, ये हमने पढ़ लिया। अब जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसका जो मैंने पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। छोटा सा टॉपिक है, नॉर्मल सी जनरल बातें हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ये हमारा कंप्लीटली ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कौन सा? जंतु प्रजनन एवं किशोर अवस्था। और भी रीड के जो वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट के अंदर प्रेजेंट है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। जैसे सजीव एंड निर्जीव पौधे, उनके प्रकार एवं भाग और भोजन के स्रोत। एमसीक्यू क्वेश्चंस का भी एक वीडियो है जहां से आप अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है, ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा रीड का, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी।